नमस्कार दोस्तों, सच्ची क्राइम कहानी पर आपका स्वागत है। आज की कहानी शोभा शंकर की है। इस केस ने दहला दिया था पूरा बेंगलुरु शहर। तारीख थी 30 नवंबर 2003। बेंगलुरु में रहने वाले गिरीश और शोभा के एंगेजमेंट का दिन। एंगेजमेंट के बाद शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती है, मगर इसी बीच एक हिला देने वाली अनहोनी होती है। वह परिवार जो कुछ ही दिन बाद अपने बेटे की शादी के सपने देख रहा था, उन्हें बेटे की लाश मिलती है, वह भी एंगेजमेंट के महज 4 दिन बाद। तो आखिर एंगेजमेंट के 4 दिन बाद लड़के की मौत कैसे होती है, हत्यारे कौन थे और अब वह कहां और किस हाल में है, सबसे इम्पोर्टेंट कि इस केस का खुलासा कैसे हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। इस केस ने पूरे बेंगलुरु शहर में सनसनी मचा दी थी। इस कांड को बेहद ही परफेक्ट प्लानिंग और साजिश के तहत अंजाम दिया गया था, मगर पुलिस वालों ने कातिल को ढूंढ निकाला और जिस तरह से पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया था वह काबिले तारीफ थी। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, मगर पहले सच्ची क्राइम कहानी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। इस कहानी के 2 सबसे अहम किरदार शोभा और गिरीश थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरीश और 21 साल की लॉ ग्रेजुएट शोभा शंकर नारायणन। गिरीश 2003 में BMS कॉलेज ऑफ बेंगलुरु में पढ़ाई कर रहा था। शोभा और गिरीश का परिवार बेंगलुरु में आसपास ही रहते थे। उन दोनों परिवारों का लगभग 15 साल से पुरानी जान पहचान और दोस्ती थी। साल 2003 के अंत में गिरीश और शोभा के परिवार वाले आपसी सहमति से दोनों की शादी करने का फैसला करते हैं। सब कुछ तय होने के बाद 30 नवंबर 2003 को बड़े ही धूमधाम से गिरीश और शोभा की एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट के बाद तय होता है कि 2004 के अप्रैल महीने में इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है, या यह कहें कि नॉर्मल दिखाया जा रहा था। पर्दे के पीछे एक अलग ही कहानी चल रही थी। कुछ लोगों द्वारा एक गहरी साजिश रची जा रही थी। खैर, एंगेजमेंट के बाद दोनों परिवारों में शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। गिरीश और शोभा भी आपस में बातचीत करने लगते हैं। इसी बातचीत के दौरान एक दिन शोभा गिरीश से डिनर पर ले जाने के लिए कहती है। शोभा की बातें सुनकर गिरीश डिनर पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर 3 दिसंबर 2003 की शाम ऑफिस से काम करने के बाद सीधे शोभा की लोकेशन पर पहुंच जाता है और फिर वह उसे अपने साथ लेकर स्कूटर से डिनर के लिए निकल जाता है। डिनर पर जाने वाली बात गिरीश ने अपने परिवार वालों को बता दी थी और उन्हें यह भी बता दिया था कि रात के 10 बजे तक वह वापस आ जाएगा, मगर 10 से ज्यादा बज चुके थे, लेकिन अब तक गिरीश वापस नहीं आया। वह लोग अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। तभी बेंगलुरु के मशहूर मणिपाल हॉस्पिटल से गिरीश के माता पिता को कॉल जाता है कि आपका बेटा बेहद ही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस जानकारी के बाद गिरीश के माता पिता तुरंत शोभा को भी कॉल करते हैं। शोभा उन्हें बताती है कि जब यह दोनों डिनर से वापस लौट रहे थे तभी कुछ गुंडे ने लूटपाट की और इसी लूटपाट की घटना के दौरान उन्होंने गिरीश को मारा है। इसी कारण उसकी हालत खराब हो गई है। इस जानकारी के बाद शोभा और गिरीश के माता पिता दोनों ही अस्पताल पहुंच जाते हैं। हालत अब तक बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। डॉक्टर गिरीश को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, मगर 4 दिसंबर 2003 को सुबह के 8:30 बजे गिरीश को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी एंगेजमेंट के चौथे दिन ही गिरीश की मौत हो जाती है। गिरीश के माता पिता के लिए यह बहुत ही बड़ा सदमा था। जिस परिवार में बेटे की शादी के सपने देखे जा रहे थे, वहाँ अब बेटे की अर्थी सजाई जाने वाली थी। बेटे की मौत के बाद उसी दिन यानी 4 दिसंबर 2003 को गिरीश के पिता वेंकटेश विवेकानगर पुलिस स्टेशन में इस मामले की जुड़ी एक FIR दर्ज करवा देते हैं। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस भी हरकत में आ जाती है और जांच की शुरुआत कर देते हैं। इस मामले में पुलिस के पास फिलहाल इकलौता गवाह था और वह थी गिरीश के साथ घटना के वक्त मौजूद शोभा शंकर। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले सबसे पहले शोभा का स्टेटमेंट दर्ज करवाते हैं। अपने स्टेटमेंट में शोभा बयान देती है कि यह लोग बेंगलुरु के ही एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और फिर वापस घर की तरफ आने लगते हैं। रास्ते में जब ये दोनों रिंग रोड पर मौजूद थे, यह वह जगह है जहां से HAL एयरपोर्ट पर होने वाली फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ को देखा जा सकता है। सुबह के स्टेटमेंट के मुताबिक सुबह की रिक्वेस्ट पर गिरीश अपनी स्कूटर वहां पर रोक देता है और फिर वहीं पर खड़े होकर वहां का नज़ारा देखने लगते हैं। सुबह के मुताबिक यह दोनों
अभी वहीं पर कुछ ही देर रुके थे कि तभी कुछ गुंडे वहां पर आ जाते हैं और दोनों से लूटपाट करने की कोशिश करने लगते हैं। सुबह के मुताबिक गिरीश इस लूटपाट का विरोध करने लगता है। इसी बीच एक गुंडा लोहे के बड़े से रॉड से गिरीश के सर पर लेफ्ट राइट जोरदार वार करता है और वह भाग जाता है। लोहे के रॉड से हुए हमलों की वजह से गिरीश वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह के मुताबिक इस हमले के बाद वहां पर गुजर रहे लोगों से वह मदद मांगती है। कुछ देर बाद एक कार वाला अपनी एक कार वहीं रोक देता है। फिर उसी कार की मदद से गिरीश को लेकर सुबह मणिपाल अस्पताल पहुंचती है। साथ ही इस घटना की जानकारी परिवार वालों को भी देती है। पुलिस वालों को सुबह की इस स्टेटमेंट में कहीं से भी कोई झूठ नजर नहीं आती है। वैसे भी वहां रिंग रोड के आसपास लूटपाट की घटनाएं होते रहती थी, इसलिए पुलिस को सुबह के स्टेटमेंट पर पूरा यकीन हो जाता है और लूटपाट के एंगल से ही इस केस की जांच आगे बढ़ती है। कई हफ्तों तक इस केस की जांच जारी रहती है, मगर पुलिस वालों को कहीं से कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि गिरीश की मौत से 4 दिन पहले ही एंगेजमेंट हुई थी। अब मामले को और बारीकी से समझने के लिए पुलिस वाले गिरीश और सुबह की एंगेजमेंट का वीडियो देखने का फैसला करते हैं। इस एंगेजमेंट वीडियो को देखने के दौरान एक सीनियर पुलिस ऑफिसर नोटिस करते हैं कि पूरी वीडियो में सुबह कुछ ज्यादा ही गुमसुम और खोई खोई सी लग रही है। वह यह भी नोटिस करते हैं कि अस्पताल और पूछताछ के दौरान भी सुबह का व्यवहार कुछ अलग ही लग रहा था। अजीब व्यवहार की वजह से पहली बार इस घटना में शक की सुई सुबह की तरफ जाती है। फिर भी पुलिस वाले जल्दबाजी में कुछ भी करने से पहले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हैं। 2003 के आसपास मोबाइल फोन आज की तरह कॉमन नहीं थे और तब किसी भी पुलिस जांच में अमूमन कॉल डिटेल्स या CDR निकलवाने का भी चलन नहीं था। फिर भी पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करने के लिए सुबह के कॉल डिटेल्स को जांचने का फैसला करते हैं। जब पुलिस वालों को सुबह की कॉल डिटेल्स मिलती है तो पता चलता है कि एक नंबर पर वह बहुत ज्यादा बार बात कर रही है। इतना ही नहीं, घटना वाले दिन यानी 3 दिसंबर 2003 को उसने एक नंबर पर कम से कम 73 बार यानी 73 बार कॉल किया था और सैकड़ों बार मैसेज भेजे गए थे। पुलिस वाले इस नंबर की जानकारी निकलवा लेना चाहते थे। निकलवाने के बाद पता चलता है कि यह नंबर किसी अरुण वर्मा नाम के लड़के का है। अरुण वर्मा के बारे में और जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि अरुण वर्मा भी BMS कॉलेज में लॉ के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। कॉलेज में वह सुबह से 2 साल जूनियर था। कॉलेज में जाकर जानकारी इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। जांच के दौरान पुलिस वालों के इन दोनों के कुछ दोस्तों से पता चलता है कि असल में सुबह और अरुण एक दूसरे को प्यार करते हैं। इतनी जानकारी निकलकर सामने आने के बाद पुलिस वाले अब अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए कॉलेज से अरुण वर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेते हैं। पूछताछ के दौरान अरुण वर्मा बताता है कि इन दोनों की दोस्ती जरूर है, मगर गिरीश के साथ हुई घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। अरुण वर्मा यह भी बताता है कि वह घटना वाले दिन बेंगलुरु में था ही नहीं। पुलिस वाले के पास अरुण वर्मा के खिलाफ बहुत ज्यादा सबूत नहीं थे, इसलिए शक के बावजूद अरुण वर्मा को कुछ ही देर की पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है, मगर पुलिस वाले उस पर नजर रखना जारी रखते हैं। इस ट्रिक से पुलिस वालों को इस केस में बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। दरअसल जैसे ही पुलिस वाले अरुण वर्मा को पुलिस थाने से जाने की इजाजत देते हैं, वह पुलिस थाने से निकलकर सबसे पहले सुबह से बात करता है। अब पुलिस वालों को समझ आने लगता है कि इस कहानी में कुछ तो ऐसा है जो उनसे छुपाया जा रहा है। इसी के बाद कई और लोगों से पूछताछ की जाती है, जिसमें सुबह के नजदीकी फ्रेंड और ब्यूटिशियन भी शामिल होते हैं। सुबह की ब्यूटिशियन बताती है कि दरअसल इस एंगेजमेंट से पहले सुबह बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बल्कि उसने एंगेजमेंट वाले दिन भी कहा था कि भले एंगेजमेंट हो जाए मगर मैं शादी नहीं करूंगी और शादी से पहले घर छोड़कर अरुण के साथ चली जाऊंगी। कुछ दूसरे लोग भी ऐसा बयान देते हैं। घटना घटी है 3 दिसंबर 2003 को और अब समय आ चुका है जनवरी 2004। अब तक इस केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, मगर कुछ लोगों के बयान के बाद पुलिस वालों का शक सुबह पर ही काफी ज्यादा गहरा हो जाता है और अब इसी से सख्ती के साथ पूछताछ करना शुरू कर देती है पुलिस। इस पूछताछ के दौरान फाइनली सुबह एक हैरान कर देने वाला खुलासा करती है। सुबह के खुलासे के मुताबिक सुबह असल में वर्मा से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी।
मगर परिवार वालों को यह बात मंजूर नहीं थी। उल्टा जब परिवार वालों को कथित तौर पर सुभा के अफेयर की जानकारी मिलती है तो वह सुभा की शादी गिरीश से करवाने का फैसला करते हैं। सुभा हर तरीके से शादी को टालने का प्रयास करती है, मगर बात एंगेजमेंट तक पहुंच जाती है। एंगेजमेंट के बाद सुभा को लगने लगता है कि यह शादी होकर ही रहेगी, इसलिए वह शादी को रोकने के लिए अरुण वर्मा से मदद मांगती है। जब अरुण वर्मा को भी कुछ समझ नहीं आता है तो वो अपने कजन ब्रदर दिनेश उर्फ दिनाकरन से अपनी पूरी कहानी शेयर करता है और उससे मदद मांगता है। दिनेश विकास वर्मा से अपने एक दोस्त वेंकटेश की मुलाकात करवाता है। दरअसल वेंकटेश लोकल लेवल पर एक गुंडे की पहचान रखता था, कुछ छोटे मोटे केस भी चल रहे थे। फिर एक दिन सुबह अरुण वर्मा, दिनेश और वेंकटेश BMS कॉलेज में ही एक साथ बैठते हैं और बातचीत के दौरान तय करते हैं कि क्यों न गिरीश को रास्ते से ही हटा दिया जाए। इसी बैठक में गिरीश को मारने का प्लान तय होता है। पहले तो अरुण वर्मा और वेंकटेश 2-3 दिन तक खुद ही गिरीश का पीछा करते हैं, मगर कुछ न कुछ कारणों से 3 बार इन लोगों का प्लान फेल हो जाता है। लगातार प्लान फेल होने के बाद अब अरुण वर्मा गिरीश को अपने जाल में फंसाने के लिए सुभा की मदद लेता है और सुभा से डिनर के बहाने गिरीश को बुलाने को कहता है। फिर प्लान के मुताबिक ही सुभा गिरीश के डिनर के लिए बुलाती है। फिर जब यह लोग वापस लौट रहे थे तभी साजिश के तहत सुभा गिरीश से फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ देखने के बहाने एयर व्यू पॉइंट के पास रुकने की रिक्वेस्ट करती है। सुबह की साजिशों से अनजान गिरीश अपनी बाइक रोककर वहीं पर खड़े होकर फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ देखने लगता है। SMS से सुबह इस बात की जानकारी अरुण वर्मा और उसके साथियों तक पहुंचा देती है कि यह लोग एयर व्यू पॉइंट पर रुके हुए हैं। फिर जानकारी मिलते ही अरुण वर्मा, दिनाकरन और वेंकटेश सभी मौके पर पहुंच जाते हैं और फिर जब गिरीश दूसरी तरफ मुंह करके खड़े होकर नजारे का आनंद ले रहा था तभी लोहे से एक बड़े रॉड से वेंकटेश एक जोरदार हमला गिरीश के उस सर पर करता है। चोट लगते ही गिरीश वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इधर हमला करने के अगले ही पल अरुण वर्मा, दिनाकरन और वेंकटेश वहां से भाग जाते हैं। फिर उन लोगों के जाने के बाद सुबह रोने धोने का नाटक करने लगती है और वहां से गुजर रहे लोगों से मदद मांगना शुरू करती है। उन्हीं में से एक व्यक्ति अपनी कार रोक देता है, जिसे सुबह गिरीश को लेकर मणिपाल हॉस्पिटल आती है और फिर इस मामले की जानकारी पुलिस वालों को देती है। फिर सभी के सामने लूटपाट की एक झूठी कहानी सुनाती है। पुलिस पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा होता है कि सुबह एक मॉडर्न ख्याल वाली लड़की थी, उसे वेस्टर्न कल्चर ज्यादा पसंद है। दूसरी तरफ गिरीश सिंपल लाइफ जीना पसंद करता था। डांस क्लब, पब, अल्कोहल इत्यादि गिरीश को पसंद नहीं था। इस बात से भी सुबह को एतराज था। गिरीश की सिंपलिसिटी की वजह से वह उसे पसंद नहीं करती थी। उसे डर सताने लगा था कि अगर गिरीश से उसकी शादी हो गई तो उसका जीवन भी कुछ ऐसे ही सिंपल हो जाएगा। इस कारण से वह गिरीश से हर हाल में अपनी शादी रुकवा देना चाहती थी। बस इसी के बाद उसने गिरीश को खत्म करने का फैसला करती है। सुबह के इस खुलासे के बाद 25 जनवरी 2004 को सुबह के बॉयफ्रेंड अरुण वर्मा, उसके भाई दिनाकरन और वेंकटेश के दोस्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन लोगों की निशानदेही पर पुलिस जंगल से हमले में इस्तेमाल किए गए लोहे के रॉड को भी बरामद कर लेती है। इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी 2004 से मायो हॉल कोर्ट में होती है। हालांकि कुछ दिनों बाद ही केस की सुनवाई बंद हो जाती है और पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। गिरीश के माता पिता अकेले बेटे को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते रहते हैं, मगर 2-3 सालों तक इस केस में कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी बीच 18 दिसंबर 2007 को अचानक हार्ट अटैक की वजह से गिरीश के पिता की भी दुखद मौत हो जाती है। गिरीश के पिता की मौत के बाद मीडिया में जुडिशरी की किरकिरी होती है। फिर 19 दिसंबर 2007 से इस केस की रेगुलर सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू होती है। फिर 3 साल की लंबी सुनवाई के बाद जुलाई 2010 में गिरीश की हत्या की जुर्म में सुबह, अरुण वर्मा और 2 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इन सभी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया जाता है। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ गिरीश के परिवार वाले और सुबह के पक्ष के वकील भी हाई कोर्ट में अपील करते हैं। गिरीश के परिवार वालों की मांग होती है कि सभी दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, जबकि सुबह और अन्य दोषी सजा को चैलेंज के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा देता है। महीनों की सुनवाई के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट निचली अदालत द्वारा दिए गए उम्र कैद की सजा को बरकरार रखता है। चारों दोषियों को जेल भेज दिया जाता है। अब इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो वैसे तो सभी को उम्र कैद की सजा मिली थी, मगर जब सुबह 52 महीने जेल में काट लेती है तब 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें बेल दे दी जाती है। फिलहाल सुबह जमानत
जमानत पर बाहर है, जबकि बाकी दोषी अभी भी जेल की हवा खा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सच्ची क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं और प्रेरित होता हूँ वीडियो बनाने के लिए। दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।